हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं वो ऑनलाइन मोड में ही चलाई जाएंगी। तो आप लोग के थर्ड ईयर में मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, मशीन अभिकल्पन एवं आगणन। इस सब्जेक्ट को हमें आप लोगों के साथ डील करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हम लोग का क्या फॉर्मेट रहेगा इसको पढ़ने का और इसको आगे लेकर के चलने का। इन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में दो पार्ट हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जनरली डिज़ाइन के रेफरेंस में है और पार्ट बी जो है वो एस्टिमेशन के रेफरेंस में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिज़ाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद एस्टिमेशन पे आएंगे। ठीक है। अब इसके हिंदी में सिलेबस को भी देख लीजिए। जो कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, दूसरा है मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड शेयर लोड्स, तीसरा है रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट, फोर्थ है मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। फिर अगला चैप्टर है मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। उसके बाद हम आते हैं मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट के आधार पे, फिर उसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट, उसके बाद आता है दोनों को कंबाइन करते हुए बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ हम मैकेनिकल कंपोनेंट को देखेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें विस्तार से देखेंगे। उसके बाद अगला आता है गियर डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ गियर। ठीक है। और एस्टिमेशन, ये तो हुआ पार्ट ए का हिस्सा। उसके बाद जो आता है वो पार्ट बी। जैसा कि हमने बताया कि पार्ट बी जनरली डिज़ाइन से ना होकर के एस्टिमेशन से संबंधित है। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है कि एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, और अगला है एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन। तो ये कहीं ना कहीं एस्टिमेशन से संबंधित है, गणनाओं से संबंधित है। ठीक है, उसको हम देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले पार्ट ए सामान्यतः डिज़ाइन से संबंधित है। ठीक है। और पार्ट बी एस्टिमेशन से संबंधित है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले जब हम उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो विषय है ये क्या कहना चाहता है, इसके भीतर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन बातों को शामिल किया जाएगा, तो जब एक आउटलाइन तैयार हो जाता है किसी भी विषय को लेकर के, तो फिर उसको पढ़ना पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, क्योंकि एक रूपरेखा तैयार हो जाती है कि हमें इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द बात करनी है, हमें जो बातें करनी है या फिर हमें जो पढ़ना है उसका दायरा यहीं तक है। तो हम उस दायरे और उस बिंदुओं के आसपास होकर के ही बातचीत करेंगे, उसके आसपास ही रह करके पढ़ेंगे। तो एक लिमिट पता चल जाती है, एक दायरा पता चल जाता है। ठीक है। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आप ऐसे ही नहीं कि आप सबसे पहला चैप्टर उठा लीजिए और शुरू हो जाइए जोश में आकर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप विषय को समझिए, उसके बाद धीरे धीरे आराम से, बिना लोड लिए, बिना किसी तरह का स्ट्रेस लिए आगे बढ़िए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर अध्याय 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। हिंदी इसकी है अभिकल्पन का परिचय। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरुआत करें, इसको बता देते हैं कि
चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ 2-3 बातें और रह गई हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उन बातों में ये है कि अभी तो आप लोग की जितने भी क्लासेस चलेंगी, आप सभी को पता है कि वो ऑनलाइन मोड से ही चलेगा। तो उसके लिए आपको बताया गया होगा, सजेस्ट किया गया होगा कि आप गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर जियो मीट ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी कक्षाएँ होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, वो इस ऐप के थ्रू ही होंगी। अलग अलग टीचर्स अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग ऐप पे अपनी क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो रही बात मेरी, तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि जियो मीट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी पे ऑनलाइन क्लासेस प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली होंगी। अभी तो फ़िलहाल ये यूट्यूब लिंक की सहायता से पढ़ना होगा 2-4 दिन, उसके बाद फिर लाइव आकर के पढ़ाया जाएगा, उसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, चैप्टर 1 में, इसमें हमें यूपीबीटी के सिलेबस के आधार पर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको जान लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सिलेबस में जो जो बातें लिखी गई होंगी, जो जो पॉइंट्स दिए हैं, उन्हीं पे चर्चा की जाएंगी। तो सबसे पहला है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन इन मशीन पार्ट्स। ठीक है। अगला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगला है स्टेप्स इन मशीन डिज़ाइन। अगला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन इन मशीन पार्ट्स। ठीक है। तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है, मशीन डिज़ाइन क्या होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन क्या होता है। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम तो यही है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट की परिभाषा को जान लेना, इसकी परिभाषा को समझ लेना है कि ये क्या कहता है, इसके भीतर क्या क्या बातें आएंगी। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिज़ाइन, जिसकी हिंदी अभिकल्पन होती है, इसमें देखिए डिज़ाइन की कुछ परिभाषा लिखी गई है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यह है डिज़ाइन या अभिकल्पन किसी वस्तु या निकाय को बनाने के लिए योजनाओं या मान्यताओं का निर्माण। ठीक है। डिज़ाइन इज द क्रिएशन ऑफ द प्लान और कन्वेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। ठीक है। अगर इस परिभाषा को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन किसी वस्तु या किसी निकाय या किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो हम प्लान करते हैं, जो हम योजनाएं बनाते हैं, उसी को डिज़ाइन कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? अभिकल्पन का तात्पर्य यह है कि ऐसी योजनाओं से है या फिर ऐसी योजनाओं का निर्माण करना, ऐसे प्लान्स का निर्माण करना जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए। इसका अर्थ सामान्य रूप से यह है कि जब हम मनुष्यों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी वस्तु या किसी निकाय की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हम उसे प्लान करते हैं कि अच्छा, अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं, या फिर जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम है, उसको हम कैसे पूरा करें। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, प्लान सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइन ही तो है। हम उस काम को करने के लिए एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक डस्टर बनाना है, जो ब्लैक बोर्ड, जिससे ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो काम है वो ये है कि हमें एक कुछ ऐसी चीज़ बनानी है, कुछ ऐसा वस्तु या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को हम मिटा सकें अच्छे तरीके से।
तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा बनाते हैं जिसको हम हाथ में आसानी से पकड़ सकें और ब्लैक बोर्ड पे रब कर सकें, और जिससे कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मिट सकें। तो आपने ये सारी चीज़ें प्लान किया, ठीक है। प्लान करने के बाद आप उस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे कॉपी पेन पे, कि उसका आकार ये होना चाहिए, उसकी लंबाई ये होनी चाहिए, वो हाथ में पकड़ सके। उसके लिए उसकी जो बीमाएँ होंगी, बीमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो इतनी 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 होनी चाहिए। उसके ऊपर जो रब करने के लिए जो कपड़ा लगेगा या जो गत्ता लगेगा, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, ये सब आप प्लान करते हैं, ठीक है। वो सब आप प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन का ही हिस्सा है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन का ही हिस्सा है। जब आप इस सब चीज़ों को एक कॉपी पे लिख लेते हैं या एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्लान करना, उसके बाद डिज़ाइन करना, डिज़ाइन के बाद आता है कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन के बाद आता है उसका एनालिसिस करना। जब आपने उस डस्टर को बना दिया, उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, तब उसको एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि हमने जो डिज़ाइन के अनुरूप जो कंस्ट्रक्शन किया है इस डस्टर का, क्या वह हमारी कसौटियों पर खड़ा उतर रहा है, क्या यह वह काम कर रहा है जिस काम के लिए इसे बनाया गया है, क्या इसमें वो सारी खूबियाँ हैं या कमियाँ हैं। तो आप इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई प्लानिंग, उसके बाद आता है डिज़ाइन, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद होता है एनालिसिस। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन का ही हिस्सा होती हैं। क्लियर है? ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी पॉइंट, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। इसके बाद एक और डेफिनेशन दी गई है, डिज़ाइन की शुरुआत आवश्यकता को पहचानने के साथ होती है और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए वस्तुओं के निर्माण की योजना या पुराने वस्तुओं को एक नए क्रम में रखने की व्यवस्था ही डिज़ाइन है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कीवर्ड हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिज़ाइन की जो शुरुआत होती है वो आवश्यकता को पहचानने के साथ साथ होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम उस चीज़ को बनाएंगे ही क्यों। तो सबसे पहले जो जन्म लेती है वो है आवश्यकता, वो है नीड, वो है नीड। जब आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी तो वो चीज़ एग्जिस्ट कैसे करेगी। क्लियर है? ठीक है। अब जब आवश्यकता महसूस हुई तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी नए वस्तुओं का निर्माण करना ही डिज़ाइन होता है। या कोई पुरानी चीज़ जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले से ही मौजूद है, उस मौजूद चीज़ में, उस मौजूद वस्तु में या निकाय में जब हम कुछ फेर बदल कर देते हैं, जब हम कुछ फेर बदल कर देते हैं और उसे एक नया प्रारूप देते हैं, एक नया रंग रूप आकार देते हैं, जिसे मॉडिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो भी डिज़ाइन का ही हिस्सा होता है, वह भी डिज़ाइन का ही हिस्सा होता है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिज़ाइन का वास्तविक अर्थ क्या है, डिज़ाइन का वास्तविक अर्थ क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, एक डिज़ाइन हो गया, दूसरा होता है डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति डिज़ाइन को तैयार करते हैं उसे डिज़ाइनर बोलते हैं। तो वह डिज़ाइनर जो होता है वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। अगर वह यांत्रिकी से संबंधित है तो मैकेनिकल डिज़ाइनर हो सकता है, अगर वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है तो वो यांत्रिकी तो वो विद्युत डिज़ाइनर हो सकता है। तो वो किसी भी फील्ड का डिज़ाइनर हो सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिकल डिज़ाइनर की, हम यहाँ बात करेंगे मैकेनिकल डिज़ाइनर की। तो मैकेनिकल डिज़ाइनर यहाँ जो होता है वो किन किन चीज़ों को डिज़ाइन करेगा। ऑब्वियस सी बात है
कि मैकेनिकल चीज़ों से संबंधित मैकेनिकल एलिमेंट्स जो होंगे उसको सेंटर में रख कर के ही सारी डिज़ाइनिंग होगी। तो मैकेनिकल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स हो सकते हैं, रिवेट हो सकता है, स्क्रू हो सकता है, कोई मशीन का पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल का पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है मैकेनिकल डिज़ाइन। दूसरी चीज़ एक ये कि आप लोग इस बात से कंफ्यूज ना होइए कि मशीन डिज़ाइन या मैकेनिकल डिज़ाइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही चीज़ है और दोनों को एक दूसरे के लिए ही, दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। मशीन अभिकल्पन यानी मशीन डिज़ाइन, यांत्रिक अभिकल्पन यानी कि मैकेनिकल डिज़ाइन की ही प्रक्रिया है। अतः सामान्यतः मतलब जनरली मशीन अभिकल्पन और यांत्रिक अभिकल्पन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए ही कर दिया जाता है। तो इस बात से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, ये तो क्लियर हो गया कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है। मैकेनिकल कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है जो हमारे सिलेबस का मुख्य बिंदु है, वो है मशीन अभिकल्पन संबंधी सामान्य विचार। ठीक है। जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। इस टॉपिक का अर्थ ये है, या फिर ये टॉपिक ये कहना चाहता है आप सबसे कि मशीन डिज़ाइन करते समय, ठीक है, मशीन डिज़ाइन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमें किन किन बातों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, उन बातों को शामिल किया जाता है, उन बातों को शामिल करना होता है। ठीक है। तो जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला, मशीन का अंग यांत्रिक, द्रवीय, वायवीय या विद्युतीय। ठीक है। मतलब मशीन का अंग कैसा है, वो मैकेनिकल टाइप का है, हाइड्रोलिक टाइप का है, न्यूमेटिक टाइप का है या इलेक्ट्रिकल टाइप का है। कार्य परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, हम कार्य परिस्थिति के आधार पर इन अंगों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद आता है मशीन के अंगों हेतु पदार्थ का चयन। मशीन के जो अंग होते हैं, जैसे हमें किसी मशीन को बनाना है, ठीक है, तो उस मशीन को बनाने के लिए हमें किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हमें किस मटेरियल की आवश्यकता है, उसका सिलेक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करने को सोचे हैं कि वो बाज़ार में जो मटेरियल है उसका, वो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और आसानी से सबके पहुंच तक भी वो आ जाए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा तभी तो सबकी पहुंच में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए यदि आपने कुछ ऐसा डस्टर बना दिया जो कि हीरे और सोने जवाहरात से ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आप तो बना लेंगे, नो डाउट आप बना लेंगे और बहुत महंगा भी जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है कि वह डस्टर सभी की पहुंच बन पाएगी उस तक? नहीं। तो हमें डिज़ाइन करते समय या फिर डिज़ाइन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए या विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वह मटेरियल आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाए और वह उस डिज़ाइन के अनुरूप हो। ठीक है। ये सारी बातें हैं, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे। उसके बाद आता है अंगों की गति तथा उस पर प्रभावी बल। अब जब कोई मशीन कंपोनेंट तैयार हो जाता है और जब हम उससे कोई कार्य लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो विशेष प्रकार के गति को संपादित करता है और उस पर तरह तरह के बल लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइन तैयार करते समय कि जब वह मशीन काम करे, जब वो अपना कार्य करे, संपादित करे, तो वह फेल ना हो।
जब उस पर तरह तरह की गतियाँ संचालित होंगी और उस पर तरह तरह के बल लगेंगे तो कहीं वो बलों के प्रभाव में आकर के टूट न जाए, फैल न जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइन करते समय। इसके बाद है अंग की अनुप्रस्थ काट ऐसी हो कि वह प्रभावी बलों को सहन कर सके, वही पॉइंट है। अगला है अंग का साइज तथा आकार का निर्धारण। जैसा कि हमने बताया कि जब हमें कोई डस्टर बनाना होता है तो उस डस्टर को ना ही हम बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। तो उसका एक विशिष्ट माप होगा, ठीक है, कि वह उस आवश्यकता को पूर्ण कर सके। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी आसानी से उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तब भी उसे हम आसानी से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगला है अंग का रख रखाव किस प्रकार होगा, जैसे स्नेहन, मरम्मत, बदलाव, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु का निर्माण हम कर चुके हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो एक वक्त के बाद उसमें रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। रख रखाव का अर्थ यहाँ पे ये है स्नेहन, लुब्रिकेशन, मरम्मत या बदलाव से। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई साइकिल है और उसे आप 5 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 5 सालों में उसे समय समय पर बीच बीच में उसकी मरम्मत और रख रखाव की भी आवश्यकता पड़ती है। बीच बीच में आप उसे लुब्रिकेंट भी करते हैं, उसमें मोबिल वगैरह या फिर ग्रीस वगैरह डालते हैं जिससे कि वो आसानी से स्मूथ चल सके। मरम्मत करवाते हैं, कोई पेंच ढीला हो गया तो उसकी मरम्मत कराते हैं, कोई दिक्कत आ गई, कुछ टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत कराते हैं। और जब आपको ये पता चल जाता है कि अब इसकी मरम्मत या कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप उसे रिप्लेस कर देते हैं, उसे बदल देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। इस पॉइंट में यही बातों को कहा गया है, ठीक है। सुगमता, सुगमता का अर्थ यहाँ पे ये है कि विभिन्न अंगों का जो संयोजन होना चाहिए वो सुगम होना चाहिए, कंफर्ट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। आसान पहुँच, आसान पहुँच हमने बताया कि अगर आप उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं, डिज़ाइन को तैयार करने के बाद उसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है, तभी तो बना पाएंगे और फिजिबल रेट में मिले। जब एक बार वो डिज़ाइन तैयार हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो फिर वह डिज़ाइन बाज़ार में सभी तक आसानी से पहुंच जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आसान पहुंच, इजी एक्सेस, या फिर अगर आपको उस डिज़ाइन में कुछ बदलाव करना हो या फिर टूट जाने की स्थिति में जो अंग टूट जाने की स्थिति में उसके जो पार्ट्स हैं अगर उसको रिप्लेस करना हो तो वो आसानी से आप तक पहुंच जाए, वो मार्केट में आसानी से मिल जाए। ऐसे मटेरियल का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं कि आपने कोई चीज़ बनाने की सोची है और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो इंडिया में मिलता ही नहीं है, वो दुबई में मिलता है। तो हो गया ना कि डिज़ाइन तैयार कर दिया है, मटेरियल भी लगा दिया, और अगर इनकेस वो मटेरियल या फिर वो पार्ट अगर टूट गया है तो जाइए आप दुबई, दुबई से लेकर के आइए और फिर जो बनाइए उसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मटेरियल या उस पार्ट की जो पहुंच हो वो आसान होनी चाहिए। अगला है घिसाई का पूर्व समंजन। अंगों की घिसाई मतलब जो उसकी ग्राइंडिंग करते हैं स्मूथनेस के लिए, जो फिनिशिंग करते हैं, उसको ध्यान में रखने से रखते हुए उसका पूर्व समंजन का प्रबंध होना चाहिए जिससे कि मशीन की आयु में वृद्धि हो सके। इसको हम आगे देखेंगे आसानी से। अगला है मानक एवं प्रचलित अंगों का प्रयोग, ठीक है। ऐसे अंगों का या फिर ऐसे पार्ट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो कि प्रचलित, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका कोई स्टैंडर्ड ही ना हो। ऐसे अगर हम मटेरियल का इस्तेमाल कर देते हैं या ऐसे पार्ट्स को इस्तेमाल कर देते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि लोड के इफेक्ट में आकर के वो फेल हो जाएगा, तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला है सुरक्षा युक्तियाँ, ठीक है। सुरक्षा युक्तियाँ का अर्थ यहाँ पे ये है कि उपकरण को या व्यक्ति को चोट पहुँचा सकने वाले अंगों के लिए सुरक्षा युक्तियाँ मशीन की सामान्य प्रक्रिया में बाधक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो
युक्ति के अन्य विकल्प चुनते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि हम मान लीजिए यदि आप या हम कोई भी किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि धारा का प्रवाह होता हो, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ उसे इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जब यूज़ आए तो किसी व्यक्ति को करंट न लगे, वो सुरक्षित हो। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। आधुनिकता एवं सुंदरता, ये हो गई बात आजकल के ज़माने की। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि हम तब तक कोई वस्तु नहीं खरीदते हैं जब तक वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ से लैस ना हो और उसका जो आउटलुक हो वो इफ़ेक्टिव ना हो। तो हमें ऐसे डिज़ाइन को ही बनाना चाहिए जो कि मॉडर्न फीचर से लैस हो, जो कि मॉडर्न फीचर से परिपूर्ण हो और वो दिखने में भी सुंदर हो, आकर्षक हो, तभी तो लोग उसे खरीदेंगे। ठीक है। निर्माण लागत, अगला निर्माण लागत का अर्थ यहाँ पे यह है कि जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करने की सोचते हैं और उसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जो रेट हो, जो उसका निर्माण की जो उसकी लागत होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हो गई तो सब तक पहुँच से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। बाकी जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब चूँकि ये ऑनलाइन है तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दो लेक्चर तक कंटिन्यू बने रहना, फिर दो लेक्चर तक हमेशा लगातार पढ़ाया रहना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसी तरह से करते करते छोटे छोटे वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और हम लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जितना बताया, अगर इसमें से किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर दे। ठीक है, अब बाकी आप लोग जियो मीट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लासेस उसी से ऑनलाइन चलेंगे।